जंगल के बीच में कैबिन बनाना एक मुश्किल काम है, खासकर जब आप सिर्फ एक बेटा और पिता हों। लेकिन जब औजार गायब होने लगे और एक खास घुसपैठिया खुद को दिखाने का फैसला करे तो कैबिन पूरा करना उनकी सबसे छोटी चिंता बन जाता है। स्ट्रेंज लॉर में आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ कुछ नई डरावनी काम से जुड़ी कहानियाँ लेकर आया हूँ। जंगल में कैबिन के बारे में और एक आदमी के बारे में जिसे लोगों के घरों में घुसने का गहरा पछतावा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिल्डिंग ए कैबिन विद माई डैड फ्रॉम डिलियन जे। मेरे पिता को पिछले अप्रैल में स्ट्रोक हुआ था। यह स्ट्रोक हल्का था, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। हालांकि उन्हें शर्ट के बटन लगाने में 3 हफ्तों तक स्ट्रगल करता देखने के बाद मेरे को यह किसी तरह से भी हल्का नहीं लगा। गर्मियों तक उनकी ज़्यादातर क्षमता वापस आ गई थी, लेकिन जब वो थक जाते थे तो उनका बायां हाथ अभी भी कभी कभी कांपता था और उन्हें ऐसे सरदर्द होते थे जो उन्हें घंटों के लिए बिस्तर पर डाल देते थे। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आराम करें, तनाव से बचें, खुद पर ज़्यादा जोर न डालें। तो स्वाभाविक रूप से उस आदमी ने फैसला किया कि हमें कैबिन बनाना चाहिए। मेरे पिता ऐसे ही इंसान हैं। ये 20 साल से योजना है, उन्होंने कहा। जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मैं और जवान नहीं हो रहा बेटा, उन्होंने मुझसे कहा। अगर हमने अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। हमने 80 के दशक में ज़मीन खरीदी थी। जितना मैं जानता हूँ 5 एकड़ जंगल जो सीधे एक छोटी झील तक जाता है, शायद वास्तव में एक बड़ा तालाब है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जगह काफ़ी रिमोट है। हमारे सबसे करीबी पड़ोसी लगभग 3 मील दूर है और सबसे करीबी शहर 12 मील दूर। वे वाकई ऐसी जगह है जहां आपको भरोसेमंद कॉल सर्विस नहीं मिलती और रात की खामोशी इतनी शांत होती है कि आपके कानों में घंटियां बजने लगती हैं। पापा ने सालों पहले खुद प्लान ड्रॉ किए थे, 2 बेडरूम वाला ए फ्रेम कैबिन लॉफ्ट के साथ, कुल लगभग 900 स्क्वायर फीट में फैला हुआ। हम ज़्यादातर काम खुद करेंगे, उन्होंने कहा। पैसे बचाएंगे और इसे हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएंगे। मैं जानता था कि जब उनकी आंखों में वो चमक नजर आती है तो बहस करना बेकार है। जब वो किसी काम को करने के लिए जिद्दी हो जाते हैं, जो मैंने खुद विरासत में पाया है, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। तो मैंने काम से 3 हफ्ते की छुट्टी ली, अपने ट्रक में औजार लादे और उन्हें प्रॉपर्टी पर मिला। काम कुछ समय के लिए आसान रहा। हमने जगह साफ की, नींव डाली और फ्रेम शुरू किए। पापा ने खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर डाला, लेकिन मैंने उन्हें कम से कम संभालना सीख लिया था। मैं हर घंटे वाटर ब्रेक सुझाता क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मैं ऐसा कहता, और मैं बताता कि मेरी पीठ दर्द कर रही है तो हमें 4 बजे तक अपना काम ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे यकीन है कि उन्होंने इसे देख लिया था, या बल्कि हम दोनों जानते थे कि उन्होंने देख लिया था, लेकिन इससे उन्हें बिना स्वीकार किए आराम करने का मौका मिल जाता था कि उन्हें इसकी ज़रूरत थी। प्रॉब्लम दूसरे हफ्ते शुरू हुई, जो कि स्टोरी को लिखने की वजह बनी। हमारी नीलगन गायब हो गई। ये एक अच्छी डिवॉल्ट कॉर्डलेस जो कि $400 की थी। पापा ने कसम खाई कि उन्होंने इसे सा हाउस पर छोड़ा था। मुझे लगा कि मैंने इसे ट्रक पर देखा था, लेकिन अब ये बस गायब थी। हम शहर गए और एक और खरीदी, जो मुझे बुरा लगा, और इसे शायद ट्रक लॉक करना भूल जाने का नाम दिया, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा था। कौन हमारी प्रॉपर्टी तक इतना दूर ड्राइव करके सिर्फ एक नेल गन चुराने आया होगा। बुधवार को मैं उस जगह पर सुबह जल्दी पहुंचा। उस दिन पापा का शहर में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था और वो दोपहर तक नहीं आने वाले थे। मैं रिज बीम खड़ा करना चाहता था और इसे तैयार रखना चाहता था ताकि हम इस पर साथ काम कर सकें। यह धुंध भरी सुबह थी, वो घनी धुंध जिसके लिए ये इलाका जाना जाता है, जो 20 फुट से आगे की हर चीज़ को वाटर कलर पेंटिंग जैसा बना देता है। मैं कैबिन फ्रेम की तरफ जा रहा था जब मैंने देखा कि कोई इसके अंदर खड़ा था। एक फिगर जो डार्क हुड वाली स्वेटशर्ट में लग रही थी वहाँ खड़ी थी, जहाँ आखिरकार लिविंग रूम बनेगा। वो मेरे से उल्टी दिशा में देख रही थी। उसका हुड ऊपर था और हाथ साइड में थे। हे, मैंने चिल्लाकर कहा, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो फिगर ना मुड़ा ना भागा, बल्कि वो चलने लगी। जल्दी में भी नहीं, बल्कि स्टेबल चाल से। वो फ्रेम से उस जगह से बाहर निकला जहाँ पीछे का दरवाज़ा होने वाला था और वो जंगल में चला गया।
मैं उस समय नेल गन को लेकर गुस्से में था। मैं मान रहा था कि यही वो आदमी था जिसने उसे चुराया था और जो कुछ और चुराने वापस आया था। मुझे इन चीज़ों का जवाब चाहिए था। मुझे अपनी नेल गन वापस चाहिए थी। फिगर मुझसे शायद 30 यार्ड आगे थी, पेड़ों के बीच चल रही थी। मैं धुंध में डार्क घोड़ी को आते जाते देख सकता था। वो अभी भी दौड़ नहीं रही थी, लेकिन मैं किसी तरह उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था। वहां पेड़ घने हो गए, छोटी झाड़ियों से गुजरना मुश्किल हो गया। मुझे वहां से ही वापस मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे उस हुड की झलकियां दिखती रही, हमेशा मेरे ठीक आगे, हमेशा मेरी पहुंच से बाहर। फिर अचानक मैं एक खाली जगह में निकला जहां एक परफेक्ट सर्कल था, शायद 20 फीट चौड़ा। पेड़ किनारों पर रुक गए थे, जैसे किसी ने कोई लाइन खींच दी हो जिसे वो पार नहीं कर सकते थे। सर्कल में पत्थर थे, बड़े पत्थर नहीं, लेकिन ये सावधानी से रखे लग रहे थे, एक तरह का पैटर्न बना रहे थे। और ठीक इनके बीच में मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी वो हुड वाली फिगर। मैंने सर्कल में कदम रखा। जैसे ही मैंने उस सीमा को पार किया, मुझे भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे हवा अचानक बेहद घनी हो गई थी। यह ऐसा था मानो मैं पानी के अंदर हूँ। हालांकि मैं सांस अभी भी ले सकता था। मेरी चमड़ी में झंझनाहट होने लगी, वो सुइयां चुभने वाली फीलिंग जो आपको तब होती है जब आपका कोई अंग सो जाता है। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी जीभ मुझे भारी लगी। वो फिगर अभी भी मेरी तरफ नहीं मुड़ी थी। मैंने उसी तरफ एक और कदम बढ़ाया और वो झंझनाहट सुन्नता में बदल गई। पहले मेरे पैर सो गए, फिर मेरी बाहें। दबाव बढ़ गया, हर दिशा से दबाव महसूस हो रहा था। मेरी नज़र काफ़ी कम एरिया में फोकस हो गई थी, किनारों से अंधेरा दिख रहा था। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो है आगे गिरना, पेड़ों के झुंड के बीच से सुबह के आसमान को देखना। इसके बाद मैं मेरे पापा के मेरे कंधे हिलाने से जागा। बेटा, जीसस क्राइस्ट, बेटा जागो। मैं जंगल में ज़मीन पर था, लेकिन किसी खाली जगह में नहीं। कोई सर्कल नहीं, सिर्फ पेड़ और पौधे थे। ऊपर मेरे पिता का डरा हुआ चेहरा था। जाहिर है मैं 3 घंटों से जो बेहोश था। पापा मुझसे पूछ रहे थे कि मैं यहाँ क्या कर रहा था। उन्होंने मुझे खड़ा होने में मदद की। मैंने उन्हें हुडी वाली फिगर के बारे में सब बताया, उसके पीछे जाने के बारे में, पत्थरों के सर्कल के बारे में। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। सिर्फ पाइन नीडल से ढकी जंगल की सतह थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मैं कहीं और गया था, सिवाय ठीक वहीं के जहां उन्होंने मुझे खोजा था, हमारी कैबिन साइट से सिर्फ 50 गज दूर। वापस चलते समय उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो मुझे साइड से नजरें दे रहे थे, चेक कर रहे थे कि मैं पैरों पर स्टेबल हूँ या नहीं। हमने उस बाकी दिन छुट्टी ले ली। मेरे बूढ़े आदमी ने मुझे 1 गैलन पानी पिलाया। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे चक्कर आ रहे हैं या मैं नॉशियस हो रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ थकान और कंफ्यूजन महसूस हो रही थी। अगले दिन हम छत की जॉइस्ट पर काम कर रहे थे जब उन्होंने इसे उठाया। तुम जानते हो, मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाती थी। उन्होंने कहा कि इन जंगलों में चीज़ें हैं। पापा की ग्रैंड मदर आधी याका थी। हालांकि वो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो ज़्यादातर उस पक्ष की हेरिटेज से अलग होकर बड़े हुए थे। कुछ ऐसा जो मुझे पता है कि बड़ा होते हुए जिसका उन्हें पछतावा था। क्या ऐसा है? किस तरह की कहानियाँ? मैंने पूछा। उन्होंने जो लेवल पकड़ा हुआ था उसे नीचे रखा, माथे से पसीना पोंछा और कहा, स्टिक इंडियंस की। यही वह उन्हें बुलाती थी, लंबे पतले प्राणी जो जंगल में रहते हैं। उन्हें लोगों का अपनी जगह को परेशान करना पसंद नहीं था और वे आपको रास्ता भटका सकते हैं, समय में भी फंसा सकते हैं। वे आपको ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं जो वास्तव में वहाँ नहीं होती और जो हैं उन्हें नहीं देखने दे सकते। आप इस पर यकीन करते हो? मैंने पूछा। उन्होंने अपने कंधे उठाते कहा, मैं यकीन करता हूँ कि तुम जंगल में 3 घंटे बेहोश थे बिना किसी अच्छी एक्सप्लेनेशन के, और मैं यकीन करता हूँ कि यहाँ कुछ गलत है जब से हमने यहाँ काम करना शुरू किया है। और मैं यकीन करता हूँ कि मेरी दादी सिर्फ बातें करने वाली औरत नहीं थी। हम काम करते रहे, लेकिन बातचीत हमारे बीच लटकी रही। पापा दिन भर में और बताते गए कैसे स्टिक इंडियंस को बेहद लंबे कहा जाता है, लेकिन वो अपनी ऊंचाई छिपा सकते हैं।
कैसे वे जंगल में कुछ जगहों की रक्षा करते हैं और कैसे वो कभी कभी लोगों को चेतावनी के रूप में रास्ता भटका देते हैं कि वो वहाँ से चले जाएं। ओह, अगर लोग नहीं जाते तो क्या होता है? मैंने उस समय पूछा। ये कहानी पर डिपेंड करता है। कभी कभी वो उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर देते हैं कि लोग हार मान लेते हैं। कभी कभी हालांकि वो रुक गए एक और कील ठोकते हुए। कभी कभी लोग गायब हो जाते हैं। उस रात मैं वहाँ देर तक रुका। पापा शहर के अपने मोटल वापस चले गए थे। उन्हें फिर सिर दर्द हो रहा था। मैं अगले दिन की बारिश से पहले आखिरी हरिकेन टाइल लगाना चाहता था। शायद रात के 9 बजे थे। आसमान में अभी कुछ रोशनी थी लेकिन तेजी से कम हो रही थी। मैं सीढ़ी पर था। मेरा हेडलैम्प ऑन था। इम्पैक्ट ड्राइवर हाथ में था जब मुझे फिर से महसूस हुआ वही दबाव, लेकिन सर्कल जितना स्ट्रांग नहीं। फिर भी ये क्लियर था। मुझे हवा भारी और चार्ज लगी। मैंने कैबिन के दूर वाले किनारे पर अधूरी दीवार की ओर देखा। वहाँ ऊपर जहाँ हमने अभी साइटिंग नहीं लगाई थी वहाँ हुडी वाली फिगर थी। वो किनारे पर बैठी थी, मेरी ओर देख रही थी, या कम से कम पहले तो मुझे यही लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो दीवार पर नहीं बैठी थी, वो उसके पीछे खड़ी थी। वो दीवार लगभग 8 फीट ऊंची थी और वो फिगर ऊपर से झाँक कर मुझे देख रही थी। मैंने इम्पैक्ट ड्राइवर गिरा दिया। वो प्लाईवुड फर्श पर गिरा। फिगर सीधे हुई और ऊपर और ऊपर। वो 10 फीट लंबी रही होगी, शायद इससे भी ज़्यादा। कम होती रोशनी में मैं उसके पैर देख सकता था जब वो चलने के लिए मुड़ी। काफ़ी ज़्यादा पतली, जैसे किसी ने इंसान को चबाए हुए गम की तरह खींच दिया हो। उसने 3 कदम लिए और पेड़ों के किनारे तक पहुंच गई। 3 और कदम और वो वहां से गायब थी। पेड़ों के बीच के अंधेरे में खो गई थी। हर कदम शायद 10 फुट एरिया को कवर करता था। कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता। कोई इंसान ऐसा करने के लिए बना नहीं होता। मैंने अपने औजार उठाए, उन्हें ट्रक में फेंका और मोटल चला गया। मैंने पापा से कहा कि हमें ये कैबिन जल्दी ख़त्म करना होगा या किसी और को काम के लिए लाना होगा। उन्होंने बहस शुरू की। फिर मेरा चेहरा देखा। इतना लंबा? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। कुछ दिन बाद पापा खिड़की के फ्रेम के लिए मेजरमेंट ले रहे थे जब उन्होंने अपना टेप मेजर गिराया और अपनी बाईं बाजू पकड़ ली। उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था, आंखें चौड़ी हो गई थी। मैं उन्हें अस्पताल समय पे ले गया। डॉक्टर्स ने कहा कि एक कार्डियक इवेंट था। पूरी तरह दिल का दौरा नहीं, लेकिन उसके काफ़ी करीब, जो तनाव की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत काम करना बंद करना होगा। मैंने अपने चचेरे भाइयों को कैबिन ख़त्म करने के लिए हायर किया। वो वैसे भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन्होंने पूरे काम को 3 हफ्तों में कर दिया और उन्होंने हमें बताया कि वह जगह उन्हें अजीब लगी थी, लेकिन उन्होंने कोई घटना रिपोर्ट नहीं की थी। कोई गायब औजार या अजीब फिगर उन्हें नहीं दिखी थी। पढ़ने या सुनने वालों के लिए बता दूं कि पापा अब ठीक हैं। कैबिन सुंदर है, सब कुछ वैसा जैसा कि हमने प्लान किया था। हम वहाँ कुछ बार रुके हैं। दबाव की फीलिंग कभी वापस नहीं आई और लगता है कि जो कुछ हमें देख रहा था, चेतावनी दे रहा था, उसने स्वीकार कर लिया है कि कैबिन अब वहाँ है। या शायद वह चाहता था कि हमें समझाना कि हम उनकी उधार की ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं, कि हम उनके सहनशीलता के किनारे पर हैं। पापा इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन आखिरी बार जब हम वहाँ गए थे मैंने उन्हें जंगल के किनारे पर तंबाकू छोड़ते देखा था। मेरी दादी ऐसा करती थी। उन्होंने कहा जब उन्होंने मुझे देखा। यह सम्मान दिखाता है कि हम यहाँ मेहमान हैं। अब मुझे नहीं पता कि स्टिक इंडियंस असली हैं कि मैंने उन्हीं को देखा था या इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुझे पता है कि कोई नहीं चाहता था कि हम वहाँ हों, जबकि हम कुछ बना रहे थे जो लंबा और पतला और इम्पॉसिबल प्रपोर्शन का था। और यही मेरी कहानी का अभी के लिए अंत है। आई यूज्ड टू ब्रेक इनटू हाउसेस फ्रॉम अनोनिमस। मैंने चोरी के लिए स्टेट प्रिजन में 2 साल काटे और 2019 में बाहर आया। तब से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और कुछ भी नहीं छुआ जो मेरा नहीं था। मुझे एक असली नौकरी मिली, एक छोटा अपार्टमेंट लिया और अब मैं अपना सिर नीचा रखता हूँ। लेकिन सीधा होने की वजह जेल या रिहेबिलिटाइजेशन या जीसस को पाने से कुछ भी जुड़ा नहीं है।
ये उस चीज़ से जुड़ा है जो मैंने 2016 में ग्रीन्सबोरो के एक घर में देखी थी। पहले चोर होने के बारे में एक बात साफ कर दूं, ये फिल्मों जैसा नहीं होता। आप काले कपड़े नहीं पहनते, स्काईलाइट से रस्सी से नहीं उतरते या अपनी टीम के साथ बड़े स्कोर के बारे में बातें नहीं करते। जो लोग ऐसा करते हैं वो पूरे समय चोर भी नहीं होते। ये मौका देखकर किया जाने वाला काम है। आपको पैसे चाहिए, अच्छा मौका दिखता है, आप ले लेते हैं, बस ये इतना ही है। मैं 26 साल का था, नशे में डूबा हुआ और अपने डीलर को लगभग $800 देने थे। डीलर का $800 बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन मैं ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन जब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता और आधे पैसे तो गोलियां खरीदने में चले जाते थे, तो $800 8,000 के बराबर लगते हैं। मेरा डीलर, जिसे मैं सिर्फ वेंस कहूँगा, बेसब्र होने लगा था। वो मेरे घुटने तोड़ने के बारे में धमकियाँ दे रहा था। मैं शहर के उत्तरी हिस्से में घूम रहा था, अच्छा इलाका जहाँ घर में असली यार्ड्स और 2 कारों के गैरेज थे, और मुझे कुछ दिखा। वहाँ एक ब्रिक रेंच स्टाइल का बना घर था जो उगी हुई झाड़ियों से कुछ हद तक छिपा था। यार्ड में कुत्ते के खिलौने नहीं थे और ड्राइववे में गाड़ियां नहीं थी। लॉन में सिक्योरिटी कंपनी के साइन नहीं लगे थे। सबसे जरूरी, यह जंगल से सटा था, मतलब मैं पीछे से आ जा सकता था बिना किसी के देखे। अगले कुछ दिनों में मैं 3 बार वहां से और गुजरा, दिन के अलग अलग समय पर। मैंने कभी कार नहीं देखी, कभी लाइट जलती नहीं दिखी और किसी को आते जाते नहीं देखा। एक शांत एकांत जगह थी। मेल बॉक्स में डाक जमा हो रहे थे। ये मेरे लिए परफेक्ट था। शायद कोई छुट्टी पर गया हो या ये किराए का घर किराएदारों के बीच में खाली हो। मैंने ऐसा ही सोचा। तीसरी रात को मैंने चर्च की पार्किंग में लगभग 1/4 मील दूर गाड़ी पार्क की और जंगल से पैदल चला। मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले जा रहा था। ऐसी स्थितियों में जितना कम हो सके उतना ले जाना चाहिए। तो मेरे पास बैकपैक था, फ्लैशलाइट थी और दरवाजे के लिए स्क्रू ड्राइवर। जैसे मैंने कहा, ये फिल्मों जैसा नहीं है। अगर आपको पता है तो ज़्यादातर घरों के ताले मजाक होते हैं, लेकिन जब मैं जगह के पीछे के दरवाजे तक पहुंचा, वो पहले से खुला था। पूरी तरह नहीं, लेकिन 2 इंच जितना खुला था। सच में ये मेरी पहली चेतावनी होनी चाहिए थी। खाली घर अपना दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ते, लेकिन मुझे लगा शायद मालिक जल्दी में निकले हों, जगह ठीक से लॉक करना भूल गए हों, या शायद कोई और चोर पहले आ चुका हो और मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। जो भी हो, मैं इतना दूर आ चुका था, चीज़ें चेक करने में क्या नुकसान था। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और सुना। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। घर में वो खोखली आवाज़ थी जो खाली जगहों में आती है, जैसी खामोशी कुछ जगह के लिए बहुत बड़ी हो। मैंने अंदर कदम रखा और दरवाज़ा पीछे से ज़्यादातर बंद कर दिया। पूरी तरह नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कब भागना पड़े। यहाँ की किचन बहुत पुरानी थी, शायद 80 के दशक से रिनोवेट नहीं हुई थी। लकड़ी के कैबिनेट और पुराना फर्श था। यहाँ के उपकरण पुराने लग रहे थे। मैंने कुछ जगहों को जल्दी चेक किया। काउंटर पर कुकी जार था, चेक किया तो वो खाली था। फ्रीज़र में सिर्फ कुछ पुराना डिनर पड़ा था। ड्रॉर्स ज़्यादातर कबाड़ से भरे थे। अभी तक मुझे कुछ लेने लायक नहीं मिला था। लिविंग रूम ज़्यादा उम्मीद देने वाला था। वहाँ बड़ा फ्लैट स्क्रीन टीवी था, लेकिन जंगल से ले जाने के लिए बहुत भारी था। साथ ही आजकल टीवी सस्ते हो गए थे, ये परेशानी के लायक नहीं था। डीवीडी प्लेयर था, पुराना और बेकार, लेकिन कॉफ़ी टेबल पर टैबलेट थी, पुरानी आईपैड, लेकिन फिर भी शायद $50 की। मैंने इसे बैकपैक में डाल लिया। ऐसी जगह में आप बेडरूम ढूंढते हैं। वहाँ लोग ज्वेलरी, घड़ियाँ, ड्रेसर ड्रॉवर्स या शू बॉक्स और अलमारियों में छिपे पैसे रखते हैं। छोटी चीज़ें ज़्यादा कीमत वाली, ले जाने में आसान और बेचने में आसान। मैं हॉलवे से नीचे गया, हर कदम को चेक करते कि कहीं आवाज़ तो नहीं हो रही। मास्टर बेडरूम हॉल के एंड में था। उसका दरवाज़ा खुला था। मैं दूर की दीवार पर ड्रेसर देख सकता था। उस पर ज्वेलरी बॉक्स था। बिंगो, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, मुझे हॉल के पार वाले कमरे से कुछ सुनाई दिया। ये सांस की आवाज़ थी। ये पक्के तौर पर सांस ही थी और भारी लग रही थी। मैंने सोचा, ठीक है, इस घर में बड़ा कुत्ता है। तो मैं रुक गया।
अभी तक मुझे कुत्ते के कोई संकेत नहीं दिखे थे। आपको कुत्ते का कटोरा या खिलौना या गंध दिखनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा था। उस कमरे में निश्चित रूप से कुछ था, कुछ जिंदा और आवाज से बड़ा लग रहा था। उस कमरे का दरवाज़ा लगभग 6 इंच खुला था। जहां मैं खड़ा था वहां से अंदर देखा नहीं जा सकता था। सांस जारी थी, गहरी और स्टेबल। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, बिल्कुल शांत, सावधानी से मास्टर बेडरूम में पीछे की ओर गया। वहां स्लेटेड फोल्डिंग डोर अलमारी थी जिसमें थोड़ा देखा जा सकता था। मैं अंदर सरका और दरवाज़ा ज़्यादातर बंद कर दिया। अलमारी में छिपना मूर्खता लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकता था। खाली हाथ चला जाता, जो कुछ उस कमरे में है उसके पास से भागता और मौका लेता, कहीं और सर्च करता और उम्मीद करता कि वो मुझे सुन ना ले। कम से कम अलमारी में मैं इंतज़ार कर सकता था, पहले देख सकता था कि मैं किस चीज़ से डील कर रहा हूँ। सच में उस समय मुझे लगा कि ये सोचने के लिए अच्छी जगह है, अस्थायी सुरक्षित जगह। स्लेट से मुझे हॉलवे का नैरो व्यू दिख रहा था। दूसरे कमरे से सांस तेज हो गई, अब हाफने जैसी लग रही थी। फिर मुझे दरवाजे में हरकत दिखी। डार्क फर वाली कोई चीज कमरे से बाहर आई। पहले ये जमीन के करीब थी। मैंने सोचा ठीक है, अच्छा, आखिरकार सिर्फ कुत्ता ही है, बड़ा कुत्ता, लेकिन सिर्फ कुत्ता। मैंने पहले कुत्तों से डील की थी। अगर आप शांत रहें और धीरे चलें तो ज़्यादातर कुत्ते आपसे ज़्यादा डरते हैं और कोई तो सिर्फ आपके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन फिर वो खड़ा हो गया। मैंने अलमारी में ही खुद को गीला करने जैसा महसूस किया। ये चीज़ ऊपर और ऊपर उठी जब तक उसका सिर छत से लगभग छू न गया। वो कम से कम 7 फीट लंबी रही होगी, अगर ज़्यादा नहीं। इसका फर गहरा भूरा या शायद काला था, लेकिन खिड़कियों से आती स्ट्रीट की डिम रोशनी में बताना मुश्किल था। वो चीज़ काफ़ी बड़ी थी, चौड़े कंधे वाली थी और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या था। और फिर मैंने सोचा, ओ गॉड, अगर उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ा होगा तो क्या कोई भालू अंदर आ गया, बाहर के जंगल से भालू जिससे मैं अभी गुजरा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मुझे कुछ आर्टिकल्स याद आए और काले भालुओं के बारे में बातें सुनी याद आई कि वो कभी कभी इलाकों में घूमते हैं, कचरा ढूंढते या खाने के लिए घरों में घुस जाते हैं। लेकिन क्या भालू इतने लंबे होते हैं, और क्या वो ऐसे 2 पैरों पर रहते हैं? जितना मैं देख सका इसका सिर बहुत सकरा था। निश्चय ही मैं गलत देख रहा था, है ना? ये सिर्फ भालू है, घर में घुस आया और मुझे बस इससे बचना है। मैं हॉलवे में चुपके से वापस जाने और पीछे के दरवाजे तक जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी वो हॉलवे में आया। अभी भी 2 पैरों पर था। मुझे इसका बेहतर नज़ारा मिला। पीछे की ओर मुड़े थे, जैसे किसी ने घुटनों को उल्टा कर दिया हो, बीच में उल्टी दिशा में। ये कुत्ते जैसा लग रहा था, लेकिन उससे काफ़ी खिंचा हुआ। उसके पैर भालू के पंजे या इंसानी पैर जैसे नहीं थे, वह कुत्तों के पंजे के जैसे लग रहे थे, लेकिन काफ़ी बड़े। कुत्ते के पंजे जो मेरे हाथ जितने बड़े थे। सांस अब इतनी तेज थी कि ये लगभग गुर्राहट लग रही थी और मैं सोचने लगा, क्या इसने मुझे सूंघ लिया? अगर ये कुत्ता या भेड़िया जैसा कुछ है, क्या उनकी सूंघने की क्षमता हमसे काफ़ी हद तक बेहतर नहीं होगी? इस चीज़ ने शायद मुझे अंदर आते ही सूंघ लिया हो। फिर बिजली की तरह तेज वो अपने चारों पैरों पर गिरा और घर के पीछे की ओर दौड़ा। मुझे उन विशाल पंजों की धमक किचन के फर्श पर सुनाई दी। फिर पीछे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। आवाज़ से लगा कि वो लगभग टूट गया था। मैं उस अलमारी में शायद 30 सेकंड रुका और तभी एहसास हुआ कि मैंने सांस रोक रखी थी। मैं खुद को यकीन दिलाने पर तुला था कि ये सिर्फ भालू था। यह सबसे खराब, कोई कॉस्ट्यूम में कोई अजीब फरी फ्रीक यहाँ रहता था और मैं घुस आया, उसके अजीब रिचुअल को डिस्टर्ब कर दिया। हालांकि अलमारी में खड़े रहते हुए मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैं धीरे से अलमारी से निकला और बेडरूम की खिड़की पर गया जो बैकयार्ड की ओर थी। शायद, बस शायद मैं इसे देख पाता। बाहर रोशनी ज़्यादा थी, तब मैं सच में जान पाया कि ये क्या है। मैंने पर्दा बस थोड़ा सा खींचा, इतना कि देख सकूं। वो वहाँ था, पीछे के दरवाजे के पास था, घर की दीवार से सट कर खड़ा था, फिर भी 2 पैरों पर, लेकिन झुका हुआ था, जैसे सांस ले रहा हो। चांदनी में मैं इसे बेहतर तरह से देख सका।
जैसी मैंने उम्मीद की थी। वो भालू नहीं था, इसका मुंह बहुत लंबा और सकरा था, बिल्कुल कुत्ते के जैसा। कान सीधे ऊपर उठे हुए और नुकीले थे। धड़ छोटा था, लंबी मोटी टांगों के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबसे बड़े जर्मन शेफर्ड को लिया, उसे पैर लंबे करने की सर्जरी दी और 2 पैरों पर चलना सिखाया। जैसे ही मैं देख रहा था वो फिर 4 पैरों पर गिरा और एक पल के लिए मैंने सोचा, ओ गॉड, मैं फंस गया। ये अलमारी में छिपने से पहले यहाँ दौड़ सकता है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो कुत्ते की तरह जंगल में भाग गया। वो विशाल बड़ी छलांगों के साथ चल रहा था, जो इतनी बड़ी चीज के लिए देखने में काफी डरावना था। उसने पूरे बैकयार्ड को लगभग 2 सेकंड में कवर कर लिया। जब वो दौड़ रहा था मैंने हर छलांग की ऊंचाई पर नोटिस किया। जब उसकी पीठ सबसे ज्यादा मुड़ रही थी, उसकी रीढ़ की हड्डी त्वचा से बुरी तरह से निकली हुई दिख रही थी। इसे देखकर मुझे अजीब महसूस हुआ। मैंने एक पल इंतजार किया, फिर पीछे के दरवाजे तक चुपके से गया। मैंने कोई ज्वेलरी चेक नहीं की, आईपैड भी नहीं रखा। मैंने इसे लॉन पर गिरा दिया। मैं घर जा रहा था और कार तक जंगल से नहीं गया। इसके बजाय मैं आगे से गया। इस समय मुझे कोई परवाह नहीं थी कि कोई मुझे घुसपैठिया मानकर पकड़ ले। मैं लंबे रास्ते गया, कुछ ब्लॉक्स तक गया, जब तक कार नहीं मिली और घर चला गया। ये मज़ेदार है कि उस चीज़ ने मुझे इतना डराया कि मुझे अपने अपार्टमेंट में घुसने में भी डर लग रहा था। मेरे हॉलवे में लाइट स्विच दरवाजे की उल्टी साइड पर है। ये बहुत अजीब डिज़ाइन है, तो जब मैं इसे बंद करता हूँ अंधेरा हो जाता है, जब तक मैं पूरे हॉलवे से गुजरकर वापस ऑन ना कर लूँ। मैं उस अंधेरे हॉलवे में घुसकर लाइट स्विच क्लिक करने से इतना डर रहा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था। सच में उस रात मैंने दीवार पर एक तस्वीर के शीशे में अपनी परछाई देखी और मुझे लगभग हार्ट अटैक आ ही गया था। उसके बाद मैंने उस इलाके से परहेज किया और कभी कोई घर में चोरी नहीं की। अगले दिन मैं वेंस को फ़ोन किया और कहा कि हफ्ते के अंत तक उसे पैसे दे दूंगा। तो मैंने अपना ढेर सारा सामान बेच दिया, बस उसे अपने पीछे से हटाने के लिए। ज़्यादा समय बाद नहीं, मैंने खुद को एक चोरी के लिए सरेंडर कर दिया जो मैंने 6 महीने पहले की थी। इसमें एक हीरे का नेकलेस शामिल था जो किसी की मृत दादी का था। मैं जानता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, हाँ, लेकिन इसे लेने के बाद से ये मुझे सताता रहा था, क्योंकि हालांकि मैं उन लोगों को नहीं जानता जिनसे मैंने ये लिया था, मुझे पता था कि ये उनके लिए बहुत मायने रखते थे। इसे सिर्फ देखने से ही मैं इसे वापस नहीं दे सकता था। मैंने पहले ही इसे बेच दिया था, लेकिन जो मैं कर सकता था वो मुआवजा देना था, खुद को सरेंडर करना, जिसने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का बहुत समय दिया और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। वैसे पता चला कि अगर आप खुद सरेंडर करते हैं तो अथॉरिटीज़ आपके साथ थोड़ा आसान रहते हैं। उन्हें पछतावा देखना पसंद है। मैंने जेल में कुछ कैदियों को ये कहानी सुनाई। ये जेल की गोस्ट स्टोरी बन गई थी जो उन्हें सुनना पसंद थी। मैंने शायद 100 अलग अलग लोगों को ये कहानी सुनाई थी। कईयों ने मुझ पर यकीन किया, कुछ ने सोचा मैं नशे में था और बस बहाने बना रहा हूँ। बाद में मुझे उस घर के बारे में पता चला जिसमें मैं घुसा था। वो जगह जाहिर तौर पर एक बुजुर्ग जोड़े की थी जो फ्लोरिडा में 2 हफ्तों के लिए गए थे। वो वापस आए तो दरवाज़ा टूटा पाया। किचन में कीचड़ के निशान मिले जिन्हें उन्होंने जानवर का समझा, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ था। सिर्फ आईपैड जगह से बाहर घास पर पड़ी थी। उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं की। खैर, मैंने अपना समय काटा, क्लीन हुआ और जिंदगी की नई शुरुआत की। लेकिन मैं उस रात को कभी नहीं भुला पाऊंगा। मुझे नहीं पता ये स्किन वॉकर था या सच्चा वेयरवुल्फ। मुझे नहीं पता मैंने जो देखा उसे क्या कहूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये असली था और घर में मेरे साथ था। और ये ऐसी चीज़ है जैसा लगता था जो असल में नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहानी सुन रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या ये मालिकों के जाने पर घर में रह रहा था? क्या ये मेरी तरह कुछ ढूंढ रहा था या शिकार कर रहा था? घर में घुसकर उम्मीद कर रहा था कि कोई मिले जो इसे देखने की उम्मीद ना कर रहा हो। आपके विचार जानना अच्छा लगेगा उस चीज़ के बारे में जो मुझे अंधेरे से डराती है, एक बड़े आदमी के रूप में भी। तो दोस्तों, आपको ये दोनों स्टोरीज कैसी लगी
हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।